Hello everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had seen the laws of refraction और फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसके कौन से दो फॉर्मूले थे, ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन. मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें हमारे अराउंड होती हैं एंड व्हाट थिंग्स वी ऑब्जर्व इन द नेचर अराउंड अस, वो सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विथ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, और उससे ही एसोसिएटेड है द रियल एंड द अपैरेंट पोजीशन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद. नाउ अब ये जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल होते हैं, ऐसा हमको पता चलता है, ठीक है. व्हेन वी सी द स्टार्स इन द स्काई वी परसीव देम एज द ट्विंकलिंग बॉडीज. ट्विंकलिंग मतलब उनका ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा होता है, उनका इंटेंसिटी जो है, जो लाइट एमिट कर रहे हैं, ऐसा लगता है फ्लक्चुएट हो रहा है. फ्लक्चुएट का मतलब इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. लेकिन असली में स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है. स्टार्स आर जस्ट लाइक सन, ठीक है. इनफैक्ट सन भी एक स्टार है और सन ट्विंकल तो नहीं करता है, तो वैसे स्टार्स भी ट्विंकल नहीं करते हैं. नाउ द प्रॉब्लम विद द स्टार्स आर, ये जो स्टार्स हैं ये बहुत बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है. और बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जैसा बिहेव करते हैं. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब एकदम पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं. ऑल्दो ये जो स्टार्स हम देखते हैं आसमान में ये हमारे सन से मिलियन एंड ट्रिलियन टाइम्स बड़े होते हैं, लेकिन सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस दे अपीयर लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट जैसा दिखाई देते हैं, और इसलिए हम उनको बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. तो हमको जो स्टार दिखाई दे रहा है स्काई में वो उस पॉइंट की वजह से ही दिखाई दे रहा है, तो वो पॉइंट को ही हम स्टार कंसिडर कर रहे हैं. तो स्टार से जो भी लाइट आ रहा है वो एक पॉइंट से ही लाइट आ रहा है. तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो स्टार्स हैं दे आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. और अभी हम क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे सपोज वो स्टार है, ठीक है. और स्टार जैसा कि पॉइंट जैसा ही दिखाई देता है, तो मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है एंड दिस इज द रियल पोजीशन. मतलब स्टार यहां पर लोकेटेड है, ठीक है. और मैं क्या करता हूं, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट और द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ, ठीक है. तो जो एयर का एनवलप है अर्थ के अराउंड उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो मैं एटमॉस्फेयर ड्रॉ कर देता हूं ऑलमोस्ट यहां तक, ठीक है. सो दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस तक ही है, ये ऐसा नहीं कि स्पेस में हर जगह. अर्थ के सरफेस से अराउंड 300 टू 400 किलोमीटर तक, मतलब अर्थ के सरफेस से 300-400 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तब तक एटमॉस्फेयर है, तब तक एयर है. उसके बाद एयर भी नहीं है, देन द वैक्यूम स्टार्ट्स, जिसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं, ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एयर है, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ पहुंचते हैं, एज वी अप्रोच द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो इंक्रीज होने लगता है. मतलब यहाँ पे तो कुछ भी एयर नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रेयर मीडियम. यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ सबसे ज्यादा होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸. ऑल्दो हमने वैक्यूम और एयर में दोनों में ही 3 into 10⁸ लिया है और वो हम जनरली एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों में स्पीड 3 into 10⁸ नहीं होता है. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था. वैक्यूम में इट इज अराउंड 3 into 10⁸, एयर में इट इज अराउंड 2.99 होता है, ठीक है. तो वैक्यूम वाला जो जब तक ये लाइट स्टार्ट हो रहा है और ये ट्रैवल करके आ रहा है, तो जब तक ये एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है. सो इट विल कंटिन्यू टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं. तो ये स्ट्रेट लाइन में से ट्रैवल करता रहता है, ठीक है. तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज ट्रैवल्ड इन द स्ट्रेट लाइन. लेकिन जैसे वो स्टार का जो लाइट आया है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, मतलब जो लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम, बिकॉज अब एयर में लाइट का स्पीड कम हो जाता है एज कंपेयर टू वैक्यूम. तो वैक्यूम में जब लाइट का स्पीड ज्यादा था, एयर में लाइट का स्पीड कम है, सो द आउटर स्पेस और द वैक्यूम वाज बिहेविंग लाइक द रेयर मीडियम, और ये जो एयर है इट विल बिहेव लाइक द डेंसर मीडियम. तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी, डेंसर मीडियम. और हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब कभी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. तो मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट पे जैसे यहां एंटर किया है ये, तो इस पॉइंट पे आई ड्रॉ द नॉर्मल. नॉर्मल मतलब अगर सरफेस ऐसा है, इफ दिस इज द सरफेस, अगर इस पॉइंट पे फॉल हो रहा है तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है. नॉर्मल मतलब हमेशा उस सरफेस को 90 होना चाहिए.
आई ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इसको मैं यहां इंडिकेट करके बताता हूं। ये नॉर्मल है ऐसा, और वो जो स्टार का लाइट है वो ऐसे आया, यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जब तक मीडियम चेंज नहीं होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो इट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, वो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब ये जाना चाहिए डॉटेड लाइन पे, बट ये नॉर्मल की तरफ, ये जो नॉर्मल ये वाला लाइन है, दिस इज नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होने लगता है। ठीक है, तो ये जो स्टार का लाइट है, आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये बेंड होता है टुवर्ड्स द सरफेस, या टुवर्ड्स द नॉर्मल इनफैक्ट। ठीक है, और ऐसे बेंड होके इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बेंड क्यों हुआ? बिकॉज लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के पास आते हैं, जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ते जाता है। मतलब जो यहाँ वाला एयर होगा, सबसे बाहर वाला एयर, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम होगा। फिर जब और अंदर आएंगे बीच में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और ज्यादा होगा। जब और अंदर आ जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट हमको ये याद रखना है कि जो लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करता जाता है, और जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करता जाता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। अब जो ऑब्जर्वर है पॉइंट ए पे, उसको क्या पता चलेगा कि ये जो लाइट बेंड होके आया है, उसको लगेगा कि ये लाइट बेंड होके, सपोज स्ट्रेट लाइन जो हम देखते हैं, आई विल इरेज दिस नॉर्मल, तो उसको लगेगा कि ये जो स्टार का लाइट है वो यहां से आ रहा है, और उसको ये स्टार इस पॉइंट पे दिखाई देगा। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, तो असली में जो स्टार है वो पॉइंट P पर है, लेकिन ये ट्रैवल करके आया, और बेंड होने की वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगता है, ऐसा हम परसीव करते हैं कि ये जो लाइट, जो लास्ट वाला पार्ट है, जो ऐसा इतना पार्ट, तो उसको लगेगा कि ये जो लाइट आ रहा है वो स्ट्रेट यहां से आ रहा है, तो उसको ये स्टार यहां दिखाई देता है पॉइंट Q पे। तो जो पॉइंट Q है, इसको बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट का मतलब होता है जो हमको दिखाई तो दे रहा है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। ठीक है, मतलब दिखेगा हमको वहां पर, बट वहां पर होता नहीं है। अभी ये क्या मतलब हुआ कि दिखता है बट वहां होता नहीं है? एकदम सिंपल एग्जांपल, जब कभी हम एक लेक या पॉन्ड के सरफेस पे रिफ्लेक्शन देखते हैं, सपोज हम रात में लेक या पॉन्ड के बाजू में हैं, और मून का लाइट हमको पॉन्ड में या लेक के पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो हमको जब पानी में हम देखते हैं तो हमको मून दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून का लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक गया है। तो इसका मतलब थोड़ी ना होता कि मून पानी के अंदर है। तो जहां हमको दिखाई दे रहा है वो तो हमको पता चल रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके आया है। तो वैसे ही जो रिफ्रैक्ट होके आया, हमको लगता है जो लास्ट वाला सेगमेंट ऑफ रे है वो यहां से आया है। तो जहां हमको स्टार्स दिखाई दे रहे होते हैं, इन एक्चुअलिटी जहां मुझे स्टार्स दिखाई दे रहे एक्चुअली में वहां नहीं होते हैं, वो उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। तो इफ आई सी अ स्टार हियर, तो ये यहां पर नहीं होगा, एक्चुअली में उससे थोड़ा नीचे होगा। असली में हमको ऊपर दिखाई देता है, जैसे यहां पर हमको दिखाई देगा, यहां पर असली में है नीचे। तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टार है, ठीक है, सो दिस इज द ट्रू पोजीशन, असली में यहां पर है। बट क्या होगा ना, जो लाइट आ रहा है ये ऐसे आके और थोड़ा लास्ट में आके बेंड होगा, और बेंड होने की वजह से मुझे लगेगा कि ये स्टार का लाइट ना यहां से आ रहा है, तो मुझे ये वाला पोजीशन जो है, मुझे लगेगा स्टार यहां पर है, असली में यहां पर है ये वाले पोजीशन पे, बट ये लाइट जो आके बेंड हुआ और बेंड होने की वजह से मुझे लगेगा स्टार यहां पर है। तो जहां पर भी हम देख रहे होते हैं आसमान में, जहां पर भी हमको स्टार दिखाई दे रहा होता है, असली में वो उससे थोड़ा नीचे लोकेटेड होता है। ठीक है, सो दिस पोजीशन वेयर इट इज एक्चुअली सिचुएटेड इज कॉल्ड रियल पोजीशन, और जहां हमको नजर आता है उसको हम बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए हमको स्टार का सही पोजीशन दिखाई नहीं देता है। नाउ इसके बाद ट्विंकलिंग वाला चीज क्यों होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये एटमॉस्फेयर के कंडीशंस हमेशा एक जैसे नहीं रहते। द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर कीप ऑन चेंजिंग, मतलब टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है, विंड स्पीड चेंज होता है। तो जब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये जो लाइट आ रहा है स्टार का, तो इस एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक जैसा तो है नहीं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमेशा चेंज हो रहे हैं। तो ये जो लाइट बेंड हो रहा है वो हमेशा एक लेवल तक बेंड नहीं होता है, कभी ज्यादा बेंड होगा, कभी कम बेंड होगा, कभी ज्यादा बेंड होगा, कभी कम बेंड हुआ। हो सकता है कुछ देर के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज ना हो, तो ठीक है, कुछ देर के लिए वो उतना ही बेंड होता रहेगा, बट एज सून एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस स्टार्ट टू चेंज, जो लाइट का बेंडिंग है वो भी चेंज होने लगता है।
और जब कभी सपोज लाइट ज्यादा बेंड हुआ तो जो स्टार का लाइट है वो बहुत ज्यादा बेंड होने के बाद अपीयर करता है ब्राइट, ठीक है। सो व्हेन लाइट बेंड्स मोर, जब लाइट ज्यादा बेंड होता है तो अपीयर होता है ब्राइट, जब लेस बेंडिंग हुआ तो स्टार अपीयर करेगा डिम। डिम मतलब कम ब्राइट, ठीक है, एकदम ही इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। सो हमको क्या लगता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो बार बार हमेशा चेंज हो ही रहे, इसकी वजह से कभी जो स्टार का लाइट आया है वो कभी ज्यादा बेंड करता है, कभी थोड़ा ही बेंड करता है, कभी ज्यादा बेंड करता है, कभी थोड़ा बेंड करता है। तो ये ज्यादा बेंडिंग और कम बेंडिंग की वजह से हमको स्टार का लाइट कभी ब्राइट दिखता है, कभी डिम दिखता है, और ये ब्राइट डिम का इफेक्ट से हमको लगता है स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि स्टार से लाइट कम ज्यादा आ रहा है, स्टार तो हमेशा एक ही प्रोपोर्शन ऑफ लाइट भेज रहा है, एक ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट भेज रहा है। यहां से बंद चालू कोई स्विच नहीं कर रहा है कि स्विच चालू किया तो ज्यादा लाइट गया, स्विच बंद किया तो लाइट कम गया, वैसा नहीं हो रहा है। लाइट हमेशा एक ही लेवल का आ रहा है, यहां के बेंडिंग की वजह से हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने मिलता है, ठीक है। तो असली में स्टार्स ऐसा कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे लाइट ज्यादा बेंड और कम बेंड हो रहा है, इस वजह से हमको स्टार्स का ट्विंकलिंग दिखाई देता है। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना है, जब कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हुए और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो ज्यादा बेंड करेगा तो स्टार हमको ब्राइट दिखाई देगा, फिर कभी कम बेंड हुआ तो डिम दिखाई देगा। तो ये ब्राइट एंड डिम अल्टीमेटली कॉजेस ट्विंकलिंग, ठीक है। हो सकता है कुछ देर तक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज ना हो तो ब्राइट रहा तो ब्राइट ही दिखाई देगा, कुछ देर डिम रहा तो डिम ही दिखाई देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राइट फिर डिम फिर ब्राइट फिर डिम फिर ब्राइट फिर डिम, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। अगर ब्राइट दिखाई दे रहा है कुछ देर तो हो सकता है ब्राइट ही दिखाई दे, फिर कभी डिम रहा तो डिम ही दिखाई देगा, फिर कभी ब्राइट फिर डिम। तो बट इन शॉर्ट जो इंटेंसिटी है लाइट का जो हम देख रहे हैं वो चेंज होता रहता है, एंड दैट इज यूजुअली कॉल्ड ट्विंकलिंग, ठीक है। तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स तो ट्विंकल नहीं करते हैं। हमने कभी ये देखा भी नहीं है, ये कभी पढ़ा भी नहीं है कि मार्स ट्विंकल कर रहा है, वीनस ट्विंकल कर रहा है, जुपिटर ट्विंकल कर रहा है, ये सब ट्विंकल नहीं करते हैं। अब ये सब ट्विंकल क्यों नहीं करते? बिकॉज ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ के बहुत ज्यादा पास है। स्टार्स तो बहुत ज्यादा दूर है, तो जो स्टार से लाइट आ रहा है वो एक पॉइंट से ही आ रहा है, बिकॉज वो एक पॉइंट जैसे नजर आता है। तो स्टार हमारे लिए क्या है, जो उस पॉइंट से लाइट आ रहा है वो। लेकिन प्लैनेट्स तो बहुत ज्यादा पास में होते हैं। प्लैनेट्स पास में होने की वजह से द प्लैनेट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हम उनको एक पॉइंट जितना नहीं देखते हैं, वी सी देम और वी ट्रीट देम एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब, अब अगर मैंने जैसे स्टार यहां पर एक पॉइंट बनाया तो मैं प्लैनेट को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, सब ऐसे बना दूंगा प्लैनेट को। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो प्लैनेट्स सिंस दे आर क्लोजर टू द अर्थ, दे आर नॉट लाइक अ पॉइंट सोर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास में है तो वो एक डॉट जितने नहीं दिखाई देते, काफी बड़े दिखाई देते हैं। और जब काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं तो उनमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इनका भी जो लाइट आता है, प्लैनेट से भी जो लाइट आ रहा है वो भी रिफ्रैक्ट होता है सेम ऐसे ही, ठीक है। जैसे स्टार का लाइट एक ही पॉइंट था तो ज्यादा बेंड हुआ तो ब्राइट लग रहा था, कम बेंड हुआ तो डिम लग रहा था। तो एक ही पॉइंट से लाइट आ रहा था तो वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू परसीव इट द वे इट इज लुकिंग, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स पे तो ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट से लाइट आ रहा है, प्लैनेट्स पे तो बहुत सारे पॉइंट से लाइट आता है। तो प्लैनेट से जब बहुत सारे पॉइंट से लाइट आ रहा है तो हो सकता है किसी पॉइंट से जो लाइट स्टार्ट हुआ वो ज्यादा बेंड हो, किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ कम बेंड हो। तो कम ज्यादा कम ये तो होता ही रहता है, लेकिन जो ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो प्लैनेट से हम तक पहुंचता है, वो हमेशा सेम रहता है। इसका एकदम सिंपल एग्जांपल बता दो। सपोज हमारे पास एक बड़ा सा फ्लड लाइट है। इफ यू नो फ्लड लाइट होता है स्टेडियम्स में, इफ यू हैव ऑब्जर्व स्टेडियम्स में एकदम बड़े बड़े से 4 पैनल ऑफ लाइट होते हैं और वो एक एक फ्लड लाइट में देयर आर मेनी वेरियस बल्ब्स, ठीक है। अगर सपोज ये एक स्टेडियम है, ठीक है, एंड ऐसे देखा रहेगा ये ऐसे बड़े बड़े लाइट होते हैं। So these are called as floodlights, ठीक है। ऐसे 4 होंगे, आई एम नॉट ड्राइंग द एंटायर, ऐसा काइंड ऑफ इट अपीयर्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े लाइट होते हैं इनको फ्लड लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लड लाइट में ना बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बल्ब्स होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो प्लैनेट से बहुत सारे हमने अज्यूम किया कि प्लैनेट आर लाइक कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। तो अगर सपोज मेरे पास एक फ्लड लाइट है, ठीक है, मान लेते हैं फ्लड लाइट में 100 बल्ब है,
100 बल्ब में से एट अ टाइम मैं 80 को ग्लो करवा रहा हूँ और 20 को मैंने बंद ही रखा है, ठीक है। सो हमारे पास वो फ्लड लाइट है जिसमें मैंने, हमारे पास 100 बल्ब्स है, उसमें मैंने 80 को ऑन रखा है तो ग्लो हो रहे हैं, 20 को बंद ही रखा है। तो जो लाइट मिल रहा है हमको फ्लड लाइट से वो 80 बल्ब्स का लाइट मिल रहा है। अगर 80 में से मैं 5 को बंद कर देता हूं तो हो गए 75, और जो 20 पहले बंद थे उसमें से 5 को चालू कर देता हूं, ठीक है। 80 में से 5 को बंद कर दिया तो हुआ 75, और जो 20 पहले बंद थे उसमें 5 को चालू कर दिया, तो अभी भी तो लाइट 80 बल्ब्स की वजह से ही आ रहा है। तो एक जगह का लाइट डिम हुआ बट कहीं का और का ब्राइट हो गया, लेकिन ओवरऑल लाइट जो वो फ्लड लाइट दे रहा था वो सेम है। अब क्या करता हूं मैं, सपोज 75 ग्लो हो रहे थे और 5 को बंद कर देता हूं, तो यहां हो गए 70, 20 में से पहले 5 को चालू करवाया था और नए 5 को चालू करवाता हूं तो टोटल लाइट वापस 80 बल्ब्स का ही मिल रहा है। तो यहां का वापस से डिम हो गया, वहां का ब्राइट हो गया, तो लेकिन ओवरऑल लाइट जो फ्लड लाइट दे रहा है 80 बल्ब्स का ही लाइट दे रहा है। तो वैसा ही चीज कुछ हमको समझना है प्लैनेट्स में भी होता है। किसी पॉइंट से लाइट डिम हुआ तो कहीं से ब्राइट हो जाएगा, अगर यहां से डिम हुआ तो कहीं और से ब्राइट हो जाएगा, यहां से डिम हुआ तो कहीं और से ब्राइट हो जाएगा। तो ब्राइट डिम प्लैनेट्स में भी होता है, लेकिन जो ओवरऑल लाइट हम तक पहुंच रहा है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और कांस्टेंट वैल्यू पहुंचते रहने की वजह से हमको प्लैनेट्स ट्विंकल होते हैं ये नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अगर प्लैनेट्स भी बहुत ज्यादा दूर होते, वो भी बस एक पॉइंट जैसे नजर आते, तो उनसे एक लाइट जब ब्राइट होता तो ब्राइट दिखता, डिम होता तो डिम दिखता, बट हमारे पास तो बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, और बहुत सारे पॉइंट सोर्स होने की वजह से ही प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है जो हमने पढ़ा, द रियल एंड द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये चीजें हमने इसमें से डिस्कस किया। नाउ मूविंग अहेड विथ एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे ना, तो जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसके पहले एक और टॉपिक पढ़ना चाहिए हमको, मिराज बोलते हैं, MIRAGE, बट वो मिराज हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज उसके लिए जो टॉपिक चाहिए वो चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। सो द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स गिवन इज नॉट सो प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे, मिराज करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारा वो एक बेस रेडी हो जाए वो कॉन्सेप्ट पढ़ के, उसके बाद हम मिराज कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको डिस्कस करना है सनराइज एंड सनसेट। सनराइज हम तब मानते हैं जब सन होराइजन के ऊपर आ जाए या सन होराइजन के ऊपर हमको दिखाई दे। सनसेट तब मानते हैं जब सन होराइजन के नीचे चला जाए या हमको सन होराइजन के ऊपर ना दिखाई दे। तो एकदम सिंपल एग्जांपल इसका समझते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, एंड दिस लाइन इज द होराइजन। होराइजन मतलब वो पॉइंट या वो प्लेस जहां हमको लगता है कि सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, मतलब द प्लेस वेयर इट अपीयर्स दैट द स्काई एंड लैंड आर मीटिंग। यूजुअली जब हम बीच पर जाते हैं एंड व्हेन वी लुक फार अवे एट द बीच, तो जहां पर लगता है ना पानी और आसमान मिल रहा है, तो वो जगह को हम होराइजन बोलते हैं, ठीक है। अब वैसा असली में कुछ होता नहीं कि वहां मिल तो नहीं रहे होते, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, लेकिन तो हमको वही लगता है अगर वो होराइजन जहां वो लाइन दिख रहा है जहां पानी और आसमान मीट कर रहे हैं, सन उसके नीचे चला जाए तो सनसेट हो गया, सन उसके ऊपर आ जाए तो सनराइज हो गया। तो होराइजन के ऊपर नीचे आने की वजह से हम सनराइज सनसेट मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइन है होराइजन, ऑलराइट, और फिर मैं ड्रॉ करता हूं अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहां तक मान लेते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द एनवेलप और द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ which extends usually to 300 to 400 kilometers from the surface of the earth। और सन अभी यहां पर है, ठीक है, होराइजन के नीचे है। सो दिस इज सन। सर आपने सन को छोटा क्यों बनाया? सन को छोटा इसलिए बनाया बिकॉज सन बहुत ज्यादा दूर है तो हमको छोटा ही दिखाई देता है, और हम ठहरे अर्थ वाले तो हमें थोड़ा ईगो है, ठीक है, हम अर्थ वाले हैं तो हम अर्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। सन काफी दूर है तो बहुत छोटा नजर आता है, इसलिए सन को छोटा बनाया है। एंड दिस लाइन इज द होराइजन, ये है एटमॉस्फेयर, और हमको पता है कि यहाँ पर रेयर मीडियम है, पूरा वैक्यूम है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर इट इज अ डेंसर मीडियम, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है तो लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होगा,
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जो एटमॉस्फेयर का लेयर में जैसे लाइट एंटर करता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का बढ़ता जाता है, और बढ़ते जाने की वजह से ये याद रखना है कि दिस सर्व्स एज द रेयर मीडियम, दिस एक्ट्स एज द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो सन अभी तक राइज नहीं हुआ है, दिस इज द रियल पोजिशन, ठीक है। सन अभी तक राइज नहीं हुआ है, रियल पोजिशन अभी भी होराइजन के नीचे है। तो सन राइज नहीं हुआ है, ठीक है, बट हमको सन राइज हो गया है ऐसा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? दिस इज बिकॉज जो सन का लाइट है ये स्ट्रेट ट्रैवल करके आएगा। सन से जो लाइट स्टार्ट हुआ है, इट इज गोइंग टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एज फार एज द मीडियम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जब तक एक ही मीडियम है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो यहां तक तो चलो वैक्यूम था, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद लाइट बेंड होगा, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये नॉर्मल की तरफ, मतलब अगर इट इज समवॉट लाइक दिस, ये लाइट है, इसको जाना चाहिए ऐसे, बट ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये लाइट इधर आने के बाद ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। बेंड होके ऑब्जर्वर है पॉइंट ओ पे सपोज, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा कि ये जो लास्ट वाला पार्ट ऑफ लाइट है वो कहीं यहां से आया है, ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट ऑफ लाइट है वो ऐसा क्रिएट करता है कि सन यहां पर है। सन असली में है नीचे, लेकिन जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आया है, हमको रिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देता है कि हाँ हाँ देखो वहां ना 2 लाख किलोमीटर दूर पे लाइट थोड़ा बेंड हुआ है, फिर देखो और थोड़ा बेंड हुआ है। वी कैन नॉट परसीव दैट, हमको दिखाई कभी देता है नहीं कि लाइट बेंड हुआ। हमको तो बस यही पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है। तो लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, ये परसेप्शन की वजह से हमको लगता है लाइट स्ट्रेट यहां से आया है, और यहां पर हमको सन दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन। तो असली में तो सन होराइजन के नीचे ही है, लेकिन हमको दिखाई देता है कि सन होराइजन के ऊपर आ गया, सन राइज हो चुका है। मतलब असली में सन राइज नहीं हुआ है, हमारे लिए सन पहले ही राइज हो जाता है। इसको बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। एडवांस्ड मतलब पहले ही हो जाना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज। एडवांस मतलब बिफोर टाइम, पहले ही। तो हमने सनराइज असली में हुआ नहीं, बट हमको पहले ही दिख जाता है, ऐसा लगता है सनराइज हो गया। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, ठीक है। एंड द सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द सनसेट आल्सो, जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो यही डायग्राम में सपोज सन सेट हो गया, ठीक है, ये असली पोजीशन है, सन होराइजन के नीचे चला गया, तो सन सेट वाकई में हो गया। हमको क्या लगेगा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सन अभी तक सेट नहीं हुआ है, सन अभी तक ऊपर ही है। तो सन होराइजन के नीचे चला गया है, बट हम सनसेट अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको सन अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये सन और थोड़ा नीचे नहीं जाता, तो जब तक रियल पोजीशन यहां ना आ जाए, अपैरेंट वाला नीचे ना आ जाए, तब तक हम सनसेट नहीं मानेंगे। मतलब सनसेट हो भी चुका होता है तो भी हम थोड़ी देर बाद मानते हैं कि सनसेट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। हम सनसेट को डिले कर रहे हैं, सनराइज को पहले देख लेते हैं, सनसेट को बाद में कंसिडर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। हम सनसेट को डिले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट की वजह से ना जो डे के लेंथ में फर्क पड़ता है वो अराउंड 2 मिनट का होता है। सनराइज की वजह से 2 मिनट की वजह से, सनसेट 2 मिनट का डिफरेंस सनसेट की वजह से। तो ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट का। मतलब कैसा है कि अगर एक्चुअल में सनराइज होने वाला है 7 AM को, ठीक है, एक्चुअली में सनराइज होने वाला है 7 AM को, तो हमको 6:58 2 मिनट पहले ही दिख जाता है कि सनराइज हो गया, ठीक है। तो 2 मिनट हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, तो डे का लेंथ 2 मिनट से बढ़ गया। सनसेट सपोज होने वाला है शाम को 7 बजे 7 PM को, लेकिन हम कंसीडर करेंगे 7:02 को, हम डिले करेंगे उसको। तो मतलब कहां डे का लेंथ 7 से 7 था 12 आवर्स, अब हो गया 6:58 से 7:02, तो हमने 4 मिनट बढ़ा दिया, 2 मिनट सनराइज की वजह से, 2 मिनट सनसेट की वजह से। सो बिकॉज ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, the length of the day increases by 4 minutes। 2 मिनट सनराइज की वजह से बढ़ा देते हैं, 2 मिनट सनसेट को डिले करने की वजह से बढ़ा देते हैं, तो दिन का टोटल लेंथ 4 मिनट से बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जो ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट थिंग कॉल्ड एज डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिस्पर्शन।
डिस्पर्शन क्या होता है, जैसे कभी बहुत बार ऑब्जर्व भी किया रहेगा, प्लास्टिक के स्केल को हम व्हाइट लाइट के सामने, ऐसा ट्यूबलाइट के सामने रख के देखते हैं तो ऐसा रेनबो के सारे कलर्स में नजर आते हैं, ठीक है। मतलब हम जो प्लास्टिक के स्केल को व्हाइट लाइट के सामने रखेंगे, वी गेट टू सी दोस 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ द रेनबो। सो व्हाइट लाइट 7 कलर हमको दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को ही ना हम डिस्पर्शन में पढ़ने वाले हैं। अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि जब तक लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, इन द आउटर स्पेस, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ होता है। और ये व्हाइट लाइट जो है, जो सन का लाइट होता है, उसको हम व्हाइट लाइट मानते हैं, ठीक है। ये सन के लाइट में, मतलब व्हाइट लाइट में 7 कलर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर ऑलरेडी 7 कलर्स प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट। तो जो सन का लाइट आ रहा होता है उसमें बहुत सारे लाइट होते हैं, मतलब उसमें गैमा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, देन देयर आर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लेकिन ये सब हम नहीं देख पाते हैं। हम देख पाते हैं सिर्फ वही पार्ट जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेज। विजिबल हम उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही पार्ट सिर्फ हम सन के लाइट का देख सकते हैं, और वो जो वेवलेंथ का रेंज है वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो बहुत छोटा वैल्यू होता है नैनोमीटर। तो सन के लाइट का जो वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है, हम उतना ही देख पाते हैं। 400 सबसे कम वेवलेंथ है और ये होता है वॉयलेट लाइट का, 700 है रेड का, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, और इनके बीच में बाकी सारे कलर होते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में सारे कलर के वेवलेंथ होते हैं। सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, इसलिए हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। हमको वॉयलेट अलग दिखाई देता है, इंडिगो पता चलता है अलग कलर है, ग्रीन अलग है, ब्लू अलग है, सारे कलर अलग दिखाई देते हैं। सपोज पिंक अलग है, पर्पल अलग है। तो हर कलर हमको अलग क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए बिकॉज उन कलर्स का वेवलेंथ अलग होता है। वेवलेंथ का मतलब बस ऐसा याद रखना है, सपोज ये वॉयलेट है तो वॉयलेट का एक वेव का लेंथ इतना है, रेड का एक वेव का लेंथ सपोज इतना है, तो एक वेव वॉयलेट के लिए इतना, रेड के लिए इतना। तो सबका वेवलेंथ अलग अलग है, और वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से ही हमको अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है, द डिफरेंट कलर्स विच वी सी और विच वी परसीव, हम अलग कलर को क्यों सेंस कर पाते हैं कि ये अलग है, बिकॉज उनका वेवलेंथ अलग होता है। हर कलर का वेवलेंथ अलग होता है। कभी कोई 2 कलर का वेवलेंथ सेम नहीं हो सकता है। हाँ, अगर दोनों कलर सेम है तो वेवलेंथ ऑफ कोर्स सेम होगा, बट अलग कलर तो अलग वेवलेंथ। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अलग अलग वेवलेंथ है, इसलिए हमको अलग कलर दिखाई देता है, अलग कलर हम समझ पाते हैं, ठीक है। अब ये सातों कलर जब कोई वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे होते हैं, सपोज एयर या वैक्यूम में, तो इन सब का जो स्पीड है सेम होता है, बिकॉज वैक्यूम सबको एक जैसा ट्रीट करता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली ट्रीट करता है। तो जब तक ये 7 कलर जो कि व्हाइट लाइट में प्रेजेंट हैं, जब तक ये वैक्यूम या एयर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, इन सबका स्पीड सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब ये 7 कलर किसी और मीडियम में एंटर करे, एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में एंटर करे, ग्लास में एंटर करे, वाटर में एंटर करे, किसी भी मीडियम में एंटर करे, इनका स्पीड बदल जाता है। इनका स्पीड क्यों बदल जाता है, बिकॉज अब उनका स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने लगता है। पहले फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, क्योंकि एयर या वैक्यूम सबको एक जैसा ट्रीट करता है, लेकिन एयर जैसा हर कोई थोड़ी ना होता है। जो मीडियम है वो सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो ये जो 7 कलर जो अब तक साथ में आए थे एयर या वैक्यूम में, मीडियम में एंटर करने के बाद अलग अलग रास्ते पे जाना पड़ता है इनको। क्यों अलग रास्ते पे जाना पड़ रहा है, बिकॉज इन सबका स्पीड बदल गया है, इन सबका वेवलेंथ अलग है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए ये अलग अलग रास्ता ले लेते हैं। तो जो व्हाइट लाइट आया है वो अलग अलग कलर में, ऐसे कोई इसमें स्प्लिट हो जाएगा, ये अलग कलर, ये अलग कलर, ऐसे अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होने को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो 7 कलर का ग्रुप मिला, जो 7 कलर का बैंड मिला, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होने को बोलते हैं डिस्पर्जन, और जो ग्रुप ऑफ कलर्स मिलते हैं, जो ग्रुप ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम का चीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अभी फिलहाल इतना याद रखना कि व्हाइट लाइट में 7 कलर के लाइट प्रेजेंट होते हैं, सबका वेवलेंथ अलग होता है, इसलिए हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। जब तक ये सातों कलर इनफैक्ट एयर या वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे होते हैं, इन सबका स्पीड सेम होता है। लेकिन जब ये कोई मीडियम में ट्रैवल करते हैं, जब ये मीडियम में एंटर करते हैं,
तो मीडियम तो एयर जैसा ट्रीट नहीं करता है, एयर तो सबको एक जैसा ट्रीट करता है, लेकिन मीडियम उन कलर्स को उनके वेवलेंथ के हिसाब से, उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्रीट करने लगता है, और सबका स्पीड अलग अलग हो जाता है। सबका स्पीड अलग हो जाता है, इसलिए सबको अलग अलग रास्ता लेना पड़ता है, हेंस दे स्प्लिट, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और जो ग्रुप ऑफ कलर्स मिलता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फिर रियल एंड अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, planets twinkle नहीं होते हैं, advanced sunrise, delayed sunset, and just an introduction to dispersion. In the next video we will continue with the dispersion topic only. All right, so that's it for this video. Thank you and bye bye.